हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा और सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं और ऐसे में हम सभी घर पर रहकर अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें, सेफ़ रहें, बाहर ना निकलें। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। तो चलिए, जो हम बात कर रहे थे इन्फेंसी की या डिफरेंट स्टेजेस में विकास की, तो उसमें हम इन्फेंसी की बात कर रहे थे। वो हम इन्फेंसी में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो इन्फेंसी है, शैशवावस्था है, उसमें विकास होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चे में। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बाल्यावस्था में विकास की, कि किस तरह से बाल्यावस्था में विकास होता है या कौन कौन से सिम्टम्स, लक्षण या विशेषताएं होती हैं जो चाइल्ड में हर तरह की डेवलपमेंट को बताती हैं, इंडिकेट करती हैं, चाहे वो फिज़िकल डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो। ठीक है, तो हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आरंभ होती है। आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में होती है। अच्छा, थोड़ा रिकैप्चुलाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो बाल्यावस्था है वो जीवन का यूनिक पीरियड है, अद्भुत या अनोखा काल है, एक आदर्श काल है। यानी आदर्श काल लाइफ का बाल्यावस्था मानी जाती है, चाइल्डहुड मानी जाती है। इट इज़ अ वेरी यूनिक एंड आइडियल पीरियड ऑफ लाइफ। हर तरीके से, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, हर विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था बहुत अच्छी मानी जाती है। और स्पेशली ये समाजीकरण का काल कही जाती है। जो बच्चे का सोशलाइजेशन है वो उसी में होता है। ग्रुप एज या गैंग एज भी इसको कहते हैं हम। और जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको गैंग एज या इरिप्शन ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांतों के गिरने की अवस्था भी, या टॉय एज भी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, टॉय एज यानी खिलौनों की उम्र, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, और दूध के दांतों के गिरने की अवस्था। वहीं उत्तर बाल्यावस्था को या पूरी बाल्यावस्था के संदर्भ में हम कहते हैं जीवन का आदर्श काल है। विकास की सारी आदर्श प्रक्रियाएं इस काल में ही पूरी होती हैं, और इसको जीवन का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, समाजीकरण का काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा रिकैप्चुलाइज किया है ताकि आपको ये बातें रिफ्रेश रहें, माइंड में ध्यान रहें। उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स की बात करेंगे। देखिए, इसका जो काल है वो 6 से 12 वर्ष माना गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था। वैसे 5 से हम 12 भी मानते हैं बाल्यावस्था को, लेकिन 6 से 12 के ऑप्टिमम माना गया, कि एक ऑप्टिमम जो काल होता है, इन्फेंसी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कब तक रहती है, 5 या 6 वर्ष तक मैक्सिमम। वैसे 6 वर्ष तक हालांकि रहती नहीं है, एक बच्चा बाल्यावस्था में एंटर कर जाता है, लेकिन एक मैक्सिमम हम किसी जो बच्चे में देखते हैं तो वो 6 वर्ष तक है। उसके बाद 12 वर्ष तक का पीरियड हमारा बाल्यावस्था का होता है। 13 में, 13 वर्ष की आयु में टीनेज शुरू होती है, यानी एडोलसेंस शुरू होती है। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, 6 से 9, इसको आप 5 से 8 भी कर सकते हैं, और 9 से 12 की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है। बस जैसे मैंने कहा, इस डेट को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक जेन्युइन पीरियड होता है 4 से 8 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था, इसका पूर्व बाल्यावस्था का, और जो उत्तर बाल्यावस्था है उसका होता है 8 से 12 वर्ष। लेकिन कुछ, जैसे हम सिम्टम की बात करें कि कुछ बच्चे काफ़ी टाइम तक इन्फेंसी के लक्षण दिखाते हैं, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 6 से 9 भी हो सकता है, 9 से 12, 2 भागों में हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। तो इस अवस्था में काफ़ी परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट्स या टीचर्स नहीं समझ पाते। शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है, यानी उसमें सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। इन्फेंसी में हमने क्या पढ़ा था, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन इस अवस्था में आते थे बच्चा डिपेंडेंट मीन छोटे मोटे टास्क अपने करने लगता है। और अगर हम परिस्थिति की बात करें, कई बार बच्चे पर ऐसा होता है कि जिम्मेदारी शुरू से ही पेरेंट्स सिखाते हैं उनको करना, आत्मनिर्भर बनाना, तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं अपनी जिम्मेदारियाँ उठाना या अपने छोटे मोटे काम करना, और अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड से उसका संबंध स्थापित हो जाता है और बच्चे के जीवन में स्थायित्व आ जाता है। ठीक है, इसमें बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं कोल ने कहा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल एवं ब्रूस, ठीक है, ये दो साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है कि कोल एवं ब्रूस ने कहा है कि जीवन का अनोखा काल है। वहीं रॉस ने कहा है, मैंने आपको बताया था ना कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं, तो रॉस ने कहा है कि ये मिथ्या परिपक्वता का काल मानी जाती है, यानी इसमें कभी कभी बच्चे के परिपक्व होने का भ्रम होता है, लेकिन वो वास्तव में परिपक्व नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें आप स्लाइड में देख सकते हैं जो भी डेफिनेशंस हैं। और किल पैट्रिक ने कहा है, क्या कहा है किल पैट्रिक ने, ये देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। किल पैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन के निर्माण का काल है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ लाइफ फॉर्मेशन।
जीवन के निर्माण का काल होती है। यानी देखिए आप पुरानी कुछ पोइट्स को या हिंदी में पढ़ते हैं, पोइट्री को पढ़ा होगा आपने, तो उसमें क्या अपनी ग्रेजुएशन में या जो आपकी जूनियर क्लासेस हैं उनमें भी कई बार बताया जाता है कि बाल्यावस्था में जो बातें सिखाई जाती हैं वो बच्चा जीवन भर नहीं भूलता। इसमें जो खिलाया पिलाया जाता है वो बच्चे के जीवन भर काम आता है, पोषण, और जो बातें उसे बचपन में सिखाई जाती हैं वो पूरी उम्र नहीं भूलता है। इसलिए इसको विकास की दृष्टि से आदर्श काल माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन के निर्माण का काल है। और कोल और ब्रूस ने एक तो ये कहा है कि इसकी अनोखा काल है, और ये भी कहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास को समझना कठिन है। ठीक है, ये इन्होंने 2 बार कहा है, 2 डेफिनेशन दी हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि कभी कभी सीटेट या एस्टेट में कोटेशन भी पूछ ली जाती हैं। अब हम बाल्यावस्थाओं की विशेषताएं की बात करेंगे, कुछ आप इनसे लीजिए, कुछ मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा है, देखिए शारीरिक व मानसिक स्थिरता होती है। अब देखिए इन्फेंसी में हमने बताया था कि बड़ा अस्थिर सा होता है मन बच्चे का, चंचल होता है, अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है, कभी इधर इस चीज़ पे आता है तो कभी उस चीज़ पे आता है। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते बच्चों का मन थोड़ा स्थिर हो जाता है। अब देखिए वो खिलौना लें, कोई भी चीज़ लें तो काफ़ी टाइम तक उसके साथ खेलते हैं। एक आप आगे पढ़ेंगे इसमें टेंडेंसी टू कलेक्ट, संग्रह करने की प्रवृत्ति। अब अगर बच्चे का माइंड स्टेबल ना हो, स्थायित्व ना हो, तो वो चीज़ों को कलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो संग्रह करता है क्योंकि उसका माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाता है, स्थिरता आ जाती है, वो चीज़ों की वैल्यू उसको समझ आती है। ठीक है, अपनी चीज़ों से लगाव होता है उसको, और उसका कलेक्शन बनाना चाहता है वो। तो बस बच्चे के जो मानसिक और शारीरिक विकास है उसमें स्थिरता आ जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद शारीरिक और मानसिक विकास में भी स्थिरता आती है, ये हमने कर लिया है। और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, यानी रैपिड मेंटल डेवलपमेंट होता है, या फिर इंक्रीज इन मेंटल एक्टिविटीज़, मेंटल एबिलिटीज़। बच्चे की मानसिक योग्यता में वृद्धि कैसे होती है, देखिए जैसे जैसे बच्चा आयु में बढ़ता है, हमने कहा था ना फिजिकल डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास एक साथ चलते हैं, तो मैच्योरेशन भी आती है, इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, तो उसकी मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। मीन्स बच्चा आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होता है, पास पड़ोस से जुड़ता है, थोड़ा बड़ा होता है तो चीज़ें करना भी सीख जाता है, नए नए काम सीखता है, शारीरिक रूप से भी ज़्यादा सक्षम हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, छोटे बच्चे से तो आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, वो खुद को संभाल ले, वो संभाल भी नहीं पाता खुद को। लेकिन जैसे जैसे बच्चा चाइल्डहुड में आता है वो स्ट्रेंथ में परिपक्व होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, समझ विकसित होती है, और बच्चा अपने काम को करना सीख जाता है, और उसकी मानसिक योग्यताओं में नई नई चीज़ें सीखता है बच्चा। ठीक है, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। प्रत्यक्षीकरण होता है परसेप्शन। अब देखिए इन्फेंट तो होते हैं थोड़े बहुत चीज़ों को, वो ज़्यादातर अपने खिलौनों में, ठीक है, अपनी ही चीज़ों में उनका ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होती है, चीज़ों के कॉन्सेप्ट बनते हैं बच्चों के मन में, धारणाएं बनती हैं। जैसे प्याजे की थ्योरी आप आगे पढ़ोगे, उन्होंने कहा है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, बच्चा मूर्त रूप में चीज़ों को देखता है, कॉन्क्रीट फॉर्म में। अब वो आर्ग्यू भी करता है, लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है बच्चे में, ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट लेवल पर होती है, यानी जो चीज़ें उसने देखी हैं उस लेवल पर होती है, अभी एब्स्ट्रैक्ट पर वो नहीं पहुँचा है। प्रत्यक्षीकरण मीन्स जो चीज़ें उसके सामने हैं उनमें उनको पहचानने लगता है बच्चा, अलग अलग कैटेगराइजेशन करना सीख जाता है। संवेदना मीन्स चीज़ों को लेकर सेंसिटिव होता है बच्चा, भावनाएं विकसित होती हैं। मैंने बताया था ना कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इन्फेंट में 3 या 4 प्रवृत्ति होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, व्यक्ति बड़ा होता है, उसमें नए नए संवेग बढ़ते जाते हैं, संवेदनाएं बढ़ती हैं। मीन्स दुख सुख को समझना, अब उसे समझ आता है मम्मी परेशान है, पापा परेशान है, भाई बहन का कोई दुख है, तो धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ रहा है कि कैसे कैसे संवेग होते हैं, क्या भावनाएं होती हैं, कैसा कैसा हम फील करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ना कि विभिन्न बातों के बारे में तर्क वितर्क करने लगता है। तर्क वितर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि परसेप्शन बढ़ रहा है, चीज़ों को उसने देखा है। अगर आप कल को पैरट को पिजन को, पिजन को पैरट को, वो नहीं मानेगा क्योंकि पैरट उसने देखा हुआ है, और जो चीज़ उसने देखी है उसके बारे में वो आपसे आर्ग्यू करेगा कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये फल नहीं फ्रूट है, ये फ्रूट नहीं वेजिटेबल है। ठीक है, इस तरह से बालक की जिज्ञासा प्रबल होती है। अब आप लिखेंगे इसमें एक्सेस ऑफ क्यूरियोसिटी। देखिए इन्फेंसी में भी जिज्ञासा थी, चीज़ों को जानने की इच्छा, लेकिन अब उसका क्राइटेरिया बढ़ा है तो जिज्ञासा भी तो बढ़ेगी। अब वो नई नई चीज़ों के संपर्क में आ रहा है तो उसकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसको मैं कैसे देखूं। अब जो आर्ग्यू करता है, अभी तो वो कॉन्क्रीट डेवलपमेंट हुआ है, धीरे धीरे जब चाइल्डहुड को पूरे को वो क्रॉस कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो धीरे धीरे एडोलसेंस में आएगा और उसमें फिर से क्या होगा, अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होगी, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक करने लग जाएगा, वो चीज़ों को समझेगा, जो उसने नहीं देखी उनके बारे में भी अनुमान लगाना सीख जाएगा। ठीक है, और प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी वो प्राप्त करना चाहता है, मीन्स क्यूरियस है उसका माइंड बहुत ज़्यादा।
लेकिन देखिए अभी एक लाइन आ गई, इसमें बहुत कुछ समझने लायक है। उसके यह प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। यानी शैशवावस्था में भी आर्ग्यू करता था वो, मीन्स क्यूरियस था, प्रश्न पूछता था, लेकिन साधारण से होते थे क्योंकि समझ विकसित नहीं थी बच्चे की। अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, वो क्रैमिंग पर है या वो बोध पर है, ठीक है, उसमें बोध डेवलप हो रहा है, तो उसकी आर्ग्यू पावर भी बढ़ रही है, लॉजिकल रीजनिंग बढ़ रही है, और अब वो क्या कर रहा है कि जिज्ञासा, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, क्यूरियस है। इसके बाद है कि वह शिशु के समान नहीं पूछता, वह इसके विपरीत पूछता है। वो ही नहीं पूछता क्या है, वो कहता है क्यों है, मीन्स रीज़न पूछ रहा है। साइंटिफिक एनालाइज हो रहा है, लेकिन अभी मूर्त लेवल पे, कॉन्क्रीट फॉर्म में हो रहा है। वास्तविक जगत से संबंध, रिलेशनशिप विद एक्चुअल वर्ल्ड, उसका एक्चुअल वर्ल्ड से रिलेशनशिप स्थापित होता है। बेटा हर वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए, जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। स्लाइड भी पढ़िए और जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और नोट डाउन भी करते जाइए। कई बार हो सकता है इसमें पढ़ते समय आपको या स्क्रीनशॉट लेते समय उतना समझ ना आए, लेकिन जो मैं पॉइंट वाइज क्लियर कर रही हूँ उसको आपको नोट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्चुअल वर्ल्ड से संबंध स्थापित होता है, यानी पास पड़ोस समाज को जानता है बच्चा, नए नए फ्रेंड बनते हैं, स्कूल जाता है, टीचर्स को जानता है। अब उसका जो संबंध है सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा, बाहर की दुनिया से भी उसका संबंध जुड़ने लगा है और नए नए अनुभव ले रहा है, वो इंसानों को पहचान रहा है अलग अलग। अब देखिए जब फैमिली मेम्बर से जुड़ा था, मीन्स उनकी हैबिट, अपने बच्चों के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, उनके हिसाब से मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को समझने का मौका, दूसरा तो कुछ अलग ही है, उसके तो अपने अपने अलग व्यवहार हैं, अलग सोचने का नज़रिया है, तो वो चीज़ों को समझता है। वो बच्चे के लिए हम खुद, दूसरे नहीं खुद को बदलेंगे हमारे लिए, बच्चों के लिए, तो उनकी चीज़ों को वो समझ रहा है कि कौन कैसा है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे पर्टिकुलर स्थिति में कोई व्यवहार करता है, तो वो इन चीज़ों को समझने लगा है और काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। इमेजिनेशन वर्ल्ड से वो निकल रहा है, अपने खिलौनों की दुनिया से बाहर आ रहा है। अब वो देख रहा है कि ये मेरे दोस्त बने, इनका स्वभाव कैसा है, इनके मैं किस तरह रिएक्ट करूं, या मैं जैसे व्यवहार करता हूं वो कैसे करते हैं। तो अब वो धीरे धीरे टीचर्स को, मम्मी पापा को, पड़ोस के अंकल आंटी को, विभिन्न लोगों को, समाज को समझने लगा है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अब वो जो चीज़ देखता है उसके बारे में उसको सोचने की जिज्ञासा बढ़ जाती है, लालसा बढ़ती है कि ये क्या है, मैं इसके बारे में जानूं, ठीक है। नैतिक गुणों का विकास, मॉरल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। क्या होता है? मॉरल डेवलपमेंट होता है, यानी हमने इन्फेंसी में पढ़ा था लैक ऑफ मॉरलिटी, लेकिन इसमें उसके नैतिक गुणों का विकास होता है। और क्या होता है? निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, इसको कहते हैं एमलेस वंडरिंग। क्या बोलते हैं? एमलेस वंडरिंग मीन्स बिना कारण इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बच्चे में, बाल्यावस्था के बच्चों में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक स्कूल लेवल पर एज ए टीचर आप इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आपने देखा है हम कभी कभी कल्चरल या लोकल टूर प्लान करते हैं स्कूल की तरफ से, तो उसका मोटिव होता है बच्चे की इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करना। इससे क्या है? पढ़ाई के बोरडम से वो मुक्ति मिलती है बच्चे को, वो दोबारा से पढ़ाई की नीरसता से ऊब जाता है, तो थोड़ा सा उसको उसका एन्जॉयमेंट होता है, बाहर जाता है, घूमता फिरता है, फिर नए सिरे से वो नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई करता है। तो इसका मतलब यही प्रवृत्ति होती है निरुद्देश्य भ्रमण की। जैसे मम्मी पापा ने कुछ का पढ़ने का मूड नहीं है तो इधर उधर चले जाते हैं बच्चे। देखा, मैं तो अपनी फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, मुझे तो काम है, स्टडी के बहाने चले गए। कभी कभी बिना कारण भी इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका मन नहीं होता तो घर पे रहने का, तो चलो घूम आते हैं। तो बच्चे में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। सामूहिक खेलों में रुचि, अब वो इंडिविजुअल नहीं खेलना पसंद कर रहा है। छोटा बच्चा होता है इन्फेंट, अपने टॉय में लगे हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उनको कोई बच्चा नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बड़बड़ाने लगते हैं। इमेजिनरी एक बच्चे इमेजिनरी अपना ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और उसी में से लगे रहते हैं अपनी भावनाओं में, अपनी इमेजिनेशन में। लेकिन अब बच्चा समूह में खेलना पसंद करता है, अब उसको दोस्तों के साथ मजा आता है, ठीक है। अब उसकी दुनिया बदल चुकी है, अब उसका आउटर वर्ल्ड से लिंक है, तो अब उसको ग्रुप बनाना अच्छा लगता है, समूह बनाना, दोस्त बनाना, उनसे खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। और क्या होता है? सामाजिक गुणों का विकास, बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास होता है। सोशलाइजेशन पीरियड, पूरा बाल्यावस्था सोशलाइजेशन का बहुत अच्छा पीरियड माना जाता है, क्योंकि बच्चा बाहर के संपर्क में आता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कि किसी बच्चे के समाजीकरण का सबसे बेस्ट प्लेस, सबसे अच्छा स्थान अगर ये पूछा जाए तो आप हमेशा लिखोगे प्लेग्राउंड, क्रीड़ा स्थल। क्योंकि प्लेग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि कोई ग्राउंड स्पेसिफिक कोई जगह, प्लेग्राउंड का मतलब है जहाँ बच्चा खेल रहा है, जिस समय वो दोस्तों के साथ है, वो उसका प्लेग्राउंड है। तो हम हमेशा, हमारा आंसर होता है कि बच्चे के सोशलाइजेशन का सबसे उचित स्थान है प्लेग्राउंड। और अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पूछें, बच्चे के संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास का उचित स्थान कौन सा है, तो आप लिखेंगे स्कूल या विद्यालय या पुस्तकालय भी आप लिख सकते हो इसमें। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ होती है विद्यालय, क्योंकि वहाँ हम पूरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बच्चा पढ़ता है एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में, और वहाँ उसकी बौद्धिक शक्तियों का बहुत अच्छे से विकास होता है। तो एक दो क्वेश्चन आपको धीरे धीरे इसमें याद रखने हैं। अगर समाजीकरण का उचित स्थान पूछा है तो
क्रीड़ा स्थल, खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, और अगर बौद्धिक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बेस्ट प्लेस पूछा है, सबसे अच्छा स्थान पूछा है, तो आप लिखेंगे विद्यालय या स्कूल। ठीक है। इसके बाद रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है बच्चा। अब खिलौनों से नहीं खेलता, वो क्रिएटिव वर्क में इंटरेस्ट लेता है, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट में, कुछ ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में, इन चीज़ों में बच्चा रुचि लेता है। और क्या होता है, एक संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चे में, टेंडेंसी टू कलेक्ट। क्या लिखेंगे आप इसको, टेंडेंसी टू कलेक्ट, चीज़ों को कलेक्ट करने की प्रवृत्ति या चीज़ों को संग्रह करने की। जैसे कई बुक स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं बच्चे, बहुत सारी पुरानी चीज़ों का कलेक्शन बनाते हैं अपने पास, बड़ा सहेज कर, बड़ा कलेक्ट करके उनको रखना पसंद करते हैं, फिर दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स को, सबको। तो वो क्या होता है, बच्चे की बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती है ये। एक होता है कि बच्चे में ग्रुप स्पिरिट आती है, वो मैंने अभी आपको बताया है। तो काफ़ी चीज़ें हम जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आउटर वर्ल्ड से बच्चे का लिंक हो जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। अब उसको क्या है, भावनाओं को देखो, पहले संवेगों का प्रदर्शन करता था वो, लेकिन अब उसको संवेगों का प्रदर्शन और दमन दोनों आ जाता है। ठीक है। अब वो संवेगों को दबाना सीख जाता है, या हम कह सकते हैं सही वक्त पर सही बात करना सीख जाता है। अगर उसके मन में कोई बात है और वो किसी डिमांड को लेकर आया है, मम्मी पापा का मूड पहले से ही अपसेट है, तो अब वो क्या करेगा, उस चीज़ को दबा जाएगा। वो सोचेगा कि चलो मैं सही वक्त आने पर कहूँगा। तो अब वो दिमाग को बैलेंस करना सीख गया है, अपने माइंड को, अपनी जिद को, अपनी रुचियों को बैलेंस करना सीख गया है। और रुचियों में परिवर्तन उसका फिर से हो रहा है। इन्फेंसी में जो रुचियाँ थी वो बाल्यावस्था में नहीं होती, और बाल्यावस्था में जो रुचियाँ थी वो एडोलसेंस में बदल जाती हैं। ठीक है। लेकिन बाल्यावस्था में भी उसकी रुचियों में परिवर्तन हो रहा है। नैतिकता का विकास हो रहा है। धर्म कर्म में बच्चे की थोड़ी सी प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि बच्चों वो अपनी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं कि किस तरह से क्या करते हैं। टेंडेंसी टू कलेक्ट होती है। ठीक है। और रचनात्मक कार्यों में बच्चा रुचि लेता है। और एक और हमने जो सेक्स टेंडेंसी पढ़ी थी शैशवावस्था में, वो बच्चे की इस काल में सुप्त अवस्था में होती है। कैसी होती है, लैटेंट होती है। जो सेक्स टेंडेंसी होती है वो लैटेंट होती है। शिशु काल में वो अपने अनेक क्रियाओं द्वारा उसको व्यक्त करता है, लेकिन जो बाल्यकाल होता है उसमें बच्चों उसका दिमाग किस में होता है, फ्रेंड के साथ खेलने में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, समूह खेल खेलने में। तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो दब जाती है, सुप्त होती है, एक्टिव नहीं होती, पैसिव हो जाती है। और वो कब एक्टिव होती है, दोबारा से एडोलसेंस में एक्टिव होती है। ठीक है। तो वस्तु जैसे अन्य विशेषताओं में आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि वस्तुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वस्तुओं को संग्रह करके रखते हैं। तो ये कुछ गुण थे, कुछ विशेषताएं थी, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। और ये इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो शैशवावस्था से बिल्कुल भिन्न होते हैं। एक बार पूरे का रिकैप्चुलाइज कर लेते हैं। मानसिक और शारीरिक बहुत तेज़ी से विकास होता है। ठीक है। मानसिक स्थिरता आ जाती है बच्चे में, रुचियों में परिवर्तन होता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति आती है, नैतिक गुणों का विकास होता है, समाजीकरण का विकास होता है, ग्रुप स्पिरिट आती है बच्चे में, यानी समूह भावना होती है, और बाहरी दुनिया से उसका संबंध स्थापित होता है। एमलेस वंडरिंग होती है, संवेगों का प्रदर्शन और दमन दोनों सीख जाता है वो। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं। धार्मिक भावना का भी थोड़ा थोड़ा विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि शैशवावस्था में बच्चे में ये लक्षण परिलक्षित होते हैं। जो परसेप्शन है दुनिया को देखने का, वो धीरे धीरे वो सीखता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ठीक है। और भाषा का बहुत अच्छे से विकास हो जाता है बच्चे में। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या है, ये बाल्यावस्था की विशेषताएँ थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले में हम किशोरावस्था की इस तरह फीचर्स को डिस्कस करेंगे और पूरा किशोरावस्था को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी सारी स्टेजेस जो विकास की और वृद्धि और विकास की हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस जो मैंने अभी बताया आपको चाइल्डहुड, उसको अच्छे से रिकैप्चुलाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं या किशोरावस्था में विकास के कुछ टॉपिक के साथ। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, गुड बाय एवरीवन।